हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th की यूनिट 12 कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। तो कार्बनिक रसायन पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ कार्बन परमाणु के विषय में कुछ जानकारी देना चाह रही थी। कार्बन परमाणुओं का एक विशेष गुण होता है जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा श्रृंखलन के विषय में, या कैटेनेशन, यानी कार्बन परमाणुओं का कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने का गुण होता है, यानी उसमें बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। ये कार्बन परमाणुओं के साथ भी बनाते हैं और कुछ अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, इन सब के साथ भी ये जो है परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा बंध कर श्रृंखलन के द्वारा, यानी लंबी चेन श्रृंखला के रूप में कुछ यौगिक बनाते हैं और इन यौगिकों को ही हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इस तरह के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो हम एनसीईआरटी की बुक से ही आगे पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कार्बन की चतुर संयोजकता। हम जानते हैं कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2px, 2py, 2pz। अब 2, 2, 4, 5 और 6। अब हमें पता है कि ऑर्बिटल के स्थायित्व का गुण होता है जिसमें 3 प्रकार के ऑर्बिटल स्थायी माने गए हैं। एक वह जो पूर्णतः भरे हों, एक वो जो पूर्णतः रिक्त या खाली हों, और एक वो जो अर्धपूरित यानी आधे भरे हुए हों। ये 3 प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल यानी स्थायी होते हैं। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर px1 है, py1 है और pz में कुछ नहीं है, जबकि 2s1 है। तो ये क्या करेगा, प्रथम उत्तेजित अवस्था यानी इसका इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये दूसरे ही कोश की बात हो रही है तो वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। इस तरह जो C6, इसको हम बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था में ये अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s1, एक क्योंकि 2pz में चला गया है, फिर 2px1, 2py1 और 2pz1। अब हमें दिख रहा है कि सेकंड ऑर्बिट में यानी द्वितीय कोश में s में एक इलेक्ट्रॉन, p के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अन्य 4 परमाणुओं से बंध बना सकता है, सहसंयोजकता के द्वारा बंध बना सकता है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता ये हो जाएगी 4। तो कार्बन चतुर संयोजी परमाणु है, यहाँ हमने इसको देख लिया। अब हम कार्बन की आकृतियों, कार्बनिक यौगिक हैं उनकी
आकृतियों के विषय में चर्चा करेंगे। हमने देखा जब किसी की भी आकृति यानी शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब किसी की भी शेप या आकृति के बारे में चर्चा हो तो हमें एक दो शब्द जो आपने पहले भी पढ़ चुके हो, 11वीं के ही चैप्टर 4 में है रासायनिक आबंधन, उसमें हम एक शब्द पढ़ते हैं, वो है संकरण। संकरण, तब हमने वहां संकरण देखा था, पर यहाँ और मैं आपको संकरण के विषय में बता दूं कि जब एक ही परमाणु के, देखिए कुछ शर्त हो गई। सबसे पहला कि एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा, ऊर्जा के रीमिक्सिंग, पुनः वितरण या रीमिक्सिंग, पुनः वितरण द्वारा समान ऊर्जा स्तर के, समान ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जब हम संकरण समझेंगे, जब ही हम कार्बनिक यौगिकों की आकृतियों के बारे में बात करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं संकरण किस तरह से, और कार्बनिक यौगिक की जो विभिन्न कार्बनिक यौगिक हैं उनकी आकृतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन यानी एल्केन समूह का पहला सदस्य मीथेन। मीथेन का जो अणुसूत्र होता है वो है CH4। अब यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन की हम इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। हमने देख लिए कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, इसलिए कार्बन चतुर संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो हम उसकी वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इस तरह से यहाँ पर संकरण का जो होगा वो होगा एक ही, देखिए क्या लिखे हैं अपन, एक ही परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल। तो परमाणु एक ही है कार्बन, उसकी भिन्न भिन्न 1s 2s 2p भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल हैं। ऊर्जा के सम्मिश्रण या पुनः वितरण द्वारा उतनी ही संख्या में नए समान ऊर्जा वाले नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें संकरण कौन सा होगा, S का 1 भाग ले रहा है, P के 3 भाग ले रहे हैं, इसलिए नाम होगा sp3 संकरण। sp3 संकरण। अब sp3 संकरण के फलस्वरूप वो कितने संकरित कक्षक बनाएगा, 4 संकरित कक्षक बनाएगा। 4 संकरित कक्षक ये बनाएगा। इन कक्षकों की विशेषता होगी कि वह सभी संकरित कक्षक, चूंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे और ये त्रिविम संरचना होगी। इसलिए ये जो जब अधिकतम दूरी पर रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे समचतुष्फलकीय। ये कैसे बनाएंगे, ये ऐसा देखिए, क्रॉस बनाना है लेकिन ऊपर लंबा और ये नीचे छोटा। अब ये एक संकरित कक्षक, ये दूसरा संकरित कक्षक, ये तीसरा संकरित कक्षक और ये चौथा संकरित कक्षक। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं।
तो ये मिलने पर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? इसकी आकृति टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब इन 4 संकरित कक्षक, अब हम इसको sp ऐसे संकरित कक्षक नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब संकरण हो गया तो वह ऑर्बिटल जो परमाणविक ऑर्बिटल है, अब वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, अब हम उसको संकरित कक्षक बोलेंगे। तो ये 4 संकरित कक्षक हैं। इन 4 संकरित कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 संकरित कक्षक जो हैं उस सब के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा अतिव्यापन। अतिव्यापन या हम इसी को कहेंगे ओवरलैपिंग। अब 4 संकरित कक्षक से अब CH4 है, अब आएगा हाइड्रोजन का काम। तो 4 संकरित कक्षक से हाइड्रोजन जिसका विन्यास होता है, यानी परमाणु क्रमांक 1 विन्यास होता है 1s1। तो 4 संकरित कक्षकों से 4 हाइड्रोजन के परमाणु जिसके 1s1 ऑर्बिटल आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है। ये क्या है? 1s1 ऑर्बिटल किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। इसी तरह से यहां पर भी आएगा हाइड्रोजन परमाणु और ये संकरण करेगा। यहां पर भी हाइड्रोजन परमाणु आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी शेप अगर देखी जाए तो इसकी शेप दिखेगी टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय, और इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहाँ पर क्या बनाया है? 4 सहसंयोजी बंध बनाए हैं। तो ये कैसे बंद हुए? चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं, इसलिए ये सहसंयोजक बंध हैं और इसी को भी हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मीथेन की संरचना हो गई। अब हम इसी तरह से अगले कार्बनिक यौगिक एल्कीन का जो पहला सदस्य है वो है, पहला सदस्य देखिए, अगर आप CH2 एक कार्बन को देखेंगे तो ये CH2 के 4 बंध जो है चतुर्संयोजी नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये दूसरे CH2 के साथ डबल बॉन्ड से जुड़कर ये इस तरह से एक संरचना। अब देखिए प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई, 2 हाइड्रोजन और 2 बंध। दूसरे की भी देखें, 2 हाइड्रोजन और 2 बंध, तो इसका नाम है इथिलीन। अब हम इथिलीन में भी देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको गिनते भी आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हम इथिलीन में भी देखते हैं ये कार्बन, अब ये कार्बन का 6 है ना, और यहाँ पर फिर उसी तरह से हम लिख देंगे 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। प्रथम उत्तेजित अवस्था में कार्बन अपने चतुर्संयोजी रूप में होगा। अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 पाई बॉन्ड बनाता है। जब भी आप याद रखिए, कभी भी यदि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है और इस तरह से, या ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है या किसी भी अन्य
एटम के भी साथ जुड़ा है तो ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा। कभी भी यदि कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो भी कहीं पर भी यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। यदि इसी तरह से यदि कभी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध है तो याद रखिए किसी भी अन्य एटम के साथ भी, केवल कार्बन ही के साथ नहीं, किसी भी अन्य के साथ जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है, तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध होंगे। एक सिग्मा बंध होगा और 2 पाई बंध होंगे। अर्थात जैसे देखिए यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 2 पाई और एक सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये इथिलीन में एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो सिग्मा हो गया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो पाई बॉन्ड जो है ये आप नोट करेंगे, पाई बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा असंकरित कक्षकों से बनता है। असंकरित कक्षक के अतिव्यापन, यानी जो भी पाई बॉन्ड बनेगा उसके ऑर्बिटल में संकरण नहीं होगा। तो जाहिर है हमको यहाँ पर एक पाई छोड़ना है, यानी संकरित नहीं कराना, तो इसमें अब संकरण होगा sp2 संकरण होगा। sp2 यानी s का 1 और p के 2, यानी कुल संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 3 संकरित कक्षक। ठीक है, अब 3 संकरित कक्षक जुड़े हैं, तो 3 संकरित कक्षक और एक असंकरित कक्षक अभी शेष है। एक असंकरित कक्षक शेष है अभी। ठीक, अब 3 संकरित कक्षक फिर वही वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए एक संकरित कक्षक ऐसा, एक संकरित कक्षक ऐसा और दूसरा संकरित कक्षक ऐसा। ये एक कार्बन की स्थिति हो गई। दूसरे कार्बन की भी स्थिति होगी कि एक संकरित कक्षक ऐसा, एक संकरित कक्षक ऐसा और एक संकरित कक्षक ऐसा। ये दोनों कार्बन की स्थिति हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? एक संकरित कक्षक यानी sp2 आपस में ओवरलैपिंग कर लेगा। ये आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और 2 संकरित कक्षक दोनों कार्बन के पास है, उससे हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल आएगा। ये 1s1 किसका? H परमाणु का, H एटम का। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी एक H आ गया, यहाँ पर भी एक H आ गया, यहाँ पर भी एक H आ गया। अब देखिए एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक आपस में ओवरलैपिंग कर लिया, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। लेकिन अभी उसके पास एक कौन सा वाला 2pz ऑर्बिटल है। अभी भी इस कार्बन के पास भी 2pz ऑर्बिटल है और ये 2pz ऑर्बिटल ये आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक दूसरे से सम्मिश्रण करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। पाई बॉन्ड यानी अब आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, प्रत्येक कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, और इन दोनों ने भी एक सिग्मा बंध बना लिया, लेकिन ये पाई बंध भी बना है, तो ये बन गया एक पाई बंध और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से
3 संकरित कक्षकों के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक असंकरित कक्षक के साथ इसने पाई बॉन्ड बना लिया है। तो ये हो गया आपका एल्कीन की संरचना। अब हम अगला कार्बनिक यौगिक एल्काइन एल्काइन के बारे में उसकी संरचना देखेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला सदस्य एसिटिलीन या इसको हम इथाइन भी कहेंगे। ठीक है। अब एसिटिलीन, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन, फिर से हम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं 1s2 2s2 2s1 2p1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब हमने आपको समझाया कि एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया और बाकी अगर जो 2 बंध हैं वो पाई हैं, ये पाई और ये पाई, और पाई बंध जो है वो असंकरित कक्षकों से के अतिव्यापन से बनता है। तो यहाँ पर हम देखें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 हाइड्रोजन के साथ यानी 2। तो इस कारण यहाँ 2 ही संकरित कक्षक चाहिए। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp संकरण के फलस्वरूप 2 संकरित कक्षक बनेंगे, 2 संकरित कक्षक। अब ये 2 संकरित कक्षक प्रत्येक कार्बन का अपन देख लेते हैं। ये एक संकरित कक्षक और ये दूसरा संकरित कक्षक। इसी प्रकार दूसरे कार्बन का ये एक संकरित कक्षक और ये 2 संकरित कक्षक दूसरा बन गया। दोनों कार्बन का एक एक संकरित कक्षक ये आपस में ओवरलैपिंग करके ये यहाँ बना देगा, ये ओवरलैपिंग हुई और ये बना दिया सिग्मा बॉन्ड। ठीक। अब हाइड्रोजन आएगा और संकरित कक्षक से 1s1 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर ये भी क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल आया और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। लेकिन अभी दोनों कार्बन के पास 2py1 और 2pz1 ये 2 असंकरित कक्षक भी अभी बचा हुआ है। असंकरित कक्षक, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक। तो अब एक को हम ऐसा ले लेते हैं, ये असंकरित कक्षक मान लीजिए ये क्या है 2py1, यहां भी बना लेते हैं। शो करने के लिए हम इसको डंडे के साथ बना रहे हैं 2py1। अब दूसरा हम इसको थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं। ये पेन अच्छा नहीं चल रहा, इससे नीले से बना के देखते हैं। ये यहाँ पर ये हमने तिरछा ले लिया, ये भी असंकरित कक्षक है। कौन सा, 2pz1, ये भी है 2pz1। तो हम देख रहे हैं कि अब इनके असंकरित कक्षक भी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करेंगे और ये भी बंध बनाएंगे। तो Z1 के साथ, Z1 के साथ और PY 2PY के साथ, ये एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ बना और एक पाई बॉन्ड यहाँ बना।
तो इस तरह से जब हम इसकी पूरी संरचना देखेंगे तो देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन, फिर दोनों कार्बन ने अतिव्यापन किया और सिग्मा बंध बनाया, लेकिन दो असंकरित कक्षकों ने भी अतिव्यापन किया और दोनों ने एक एक पाई बंध भी बनाया। इस तरह से ये एल्काइन का द्वितीय सदस्य वास्तव में एसिटिलीन या इथाइन की संरचना हो गई। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी यौगिक में कितने सिग्मा कितने पाई बंध हो सकते हैं, हम इसका देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं आप भी। और इसके साथ हमें मीथेन, फिर एल्कीन का प्रथम सदस्य और एल्काइन, इन तीनों की संरचना अब स्पष्ट हो गई। चलिए, तो आपने अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर लिया। तो अब हम कुछ आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 335 पर एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 12.1, उसको अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में सिग्मा और पाई कितने सिग्मा और पाई आबंध हैं। अब आप इसको चाहें तो इस तरह से मैं इसको लिखती हूँ और लिख के आपको बताती हूँ। पहला और दूसरा ये दोनों उदाहरण को मैं लिखती हूँ, ठीक है। ये है HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है और फिर देखना है कि सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इसमें एक सिग्मा होंगे और दो पाई होंगे। फिर ये कार्बन के बीच सिग्मा है, इसके बीच भी सिग्मा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हम चाहें तो इसको ऐसे भी नीचे लिख सकते थे, इसको हमने ऐसा ना लिख के नीचे कर लिए। तो ये भी सिग्मा और ये तीन हाइड्रोजन ऐसा भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पर भी 3 सिग्मा। तो अब सिग्मा बॉन्ड गिने, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 10। और अब पाई गिनते हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था तो 2 पाई और यहाँ 1 पाई, यानी पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो अब हम हल में देखते हैं कि कितने आए हैं। देखिए, हल में उसने ऐसा बताया है कि कार्बन के बीच में कितने सिग्मा, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा, फिर कार्बन के बीच में कितने पाई और ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन के बीच में कितने पाई। तो हम इस तरह से अलग अलग भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हम काउंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए, यहाँ पर केवल जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई होगा, 1 सिग्मा 1 पाई होगा और बाकी में पूरे सिग्मा होंगे। तो यहाँ पर यहीं से हम देख लें, CH के ये 3 हो गए, यहाँ पर भी CH के 2 हो गए और CH का यानी 3 3 6 हो गए। CH का देखिए ये 6 सिग्मा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कार्बन के बीच में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, और 2 डबल बॉन्ड हैं तो कार्बन के बीच में 2 पाई बंद हो जाएंगे। इस तरह से हम काउंट करके देख सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी आपका जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इसमें भी आप देख लीजिए। इसको आप चाहें तो विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे मैं पहला लिखती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3Cl, इसको आप खोल के विस्तार से लिख लीजिए, H और यहाँ पर Cl। काउंट कर लीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा, यानी कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। ठीक,
इस तरह से आप इसको काउंट करते जाइएगा। कुछ मैं डबल बॉन्ड वाले भी बता देती हूँ। डबल बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है CH3, ये ट्वाइस और CO। वास्तव में ये ट्वाइस है, मतलब ये इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम इसको इसी तरह से विस्तृत करके भी लिख सकते हैं। ये कार्बन, यहाँ पर एक CH3, यहाँ एक CH3, और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है, इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ गया ये। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, ये 3 सिग्मा H के साथ, और ये 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और एक 9, और ये कैसा होगा, एक पाई होगा। यहाँ H के साथ 3 सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये H के साथ 3, तो 3 सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी दिखाया है जो मैं आपको उदाहरण से इसी बुक से बता रही हूँ कि ये बताया है 12.2 में निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। अब आपको संकरण अवस्था बताना है। अब हमने देखा जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, जितनी संख्या में सिग्मा बॉन्ड है उसके आधार पर उसकी संकरण अवस्था निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर से देखिए, जैसे हमने एक यहीं पर कार्बन H और ये Cl। अब चूंकि ये सभी सिग्मा हैं, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड से कौन जुड़ता है, संकरित कक्षक। तो इसको संकरण के लिए चार संकरित कक्षक चाहिए, यानी इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, जैसे CH3CN। अब इसमें प्रत्येक कार्बन की बोल रहा है, CH3CN प्रत्येक कार्बन की। अब हम कार्बन नंबर 1 देख लेते हैं, कार्बन नंबर 2 देख लेते हैं। कार्बन 1 को अगर हम देखें तो ये 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा से बने हुए हैं, इसलिए ऐसा लिख लिए। अब कार्बन नंबर 2 देखें तो ये इस तरह से जुड़ा है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, इसलिए ये ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक, तो अब 1 सिग्मा, हम कार्बन नंबर 1 की पोजीशन देखें, ये कौन से संकरित अवस्था में होगा, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी ये वाला कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होगा। यहाँ पर 1 2 केवल 2 ही सिग्मा है। दूसरे नंबर कार्बन की बात करें तो केवल 2 सिग्मा है, यानी sp संकरित अवस्था में होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संकरित अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप उदाहरण 12.3 भी कर लेंगे, और अब मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे।